हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश आंगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार का लेक्चर्स को देखने के लिए कूपन कोड लगाना है। यहां पर आपको सब कुछ मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है इसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसने कमियों को दूर किया है, संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जिसमें हम बात करने वाले हैं आणविक कक्षक सिद्धांत यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बात समझ में आ रही है? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और यहां से पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। क्यों पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, वो आपको अंदर पता चलेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ इस पूरे टॉपिक और इस चैप्टर की आपको जर्नी जो है, यात्रा जो है वो करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? आखिर कुछ तो कमी रही होगी ना वीबीटी में, यानी कि कुछ ना कुछ सीमाएं तो पक्का रही होंगी आपकी। जो वीबीटी थी, जिसे आप लोग कहते हो संयोजकता आबंध सिद्धांत, उन कमियों को दूर करने के लिए निर्माण किया गया किसका? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। जैसे एक बात बताओ, अब हम जानते हैं कि भैया जो ऑक्सीजन होता है, बोलो यस सर, ये कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है। कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय होता है। अब आपकी जो वीबीटी थी, संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो इसको समझा ही नहीं पाई। साथ में वीबीटी में हम बड़े स्मार्टली ऐसे बना देते थे, हम कहते थे कि भैया देखो उसमें गलत नहीं है, बस वो संपूर्ण नहीं है, और संपूर्ण तो ये भी नहीं है। इसके बाद सीएफटी की एंट्री होगी, पर उसको अपन पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में। तो कुछ एक लिमिटेशंस या फिर आप ये कहने की सीमाएं थी किसकी? वीबीटी की। उसको दूर किया किसने? एमओटी ने। और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वीबीटी में हम ऐसे कर लेते थे, ये कार्बन बनाया, ऐसे 3-4 फूल पत्ती इधर पे बनाई, उसके बाद हमने कहा कि नहीं नहीं, ये हाइड्रोजन को हम यहां पर लगा देंगे। पर कुछ और चीजें भी तो यहां पर होगी ना। हाइड्रोजन के या फिर जो कार्बन है, इनके आपस में कक्षक जो होंगे वो कनेक्ट भी तो होने की कोशिश करेंगे। उसको अपन ने कनेक्ट भी किया, पर उसमें भैया वो संपूर्णता यानी कि 100% वाली बात नहीं थी। तो फिर बात क्या थी, उसको हम समझेंगे किसकी हेल्प से? एमओटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आणविक कक्षक सिद्धांत। सीधी सी बात यह कि अभी तक आप किसी परमाणु के कक्षक के बारे में पढ़ रहे थे, आज आप पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अणु के कक्षक के बारे में। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग कहानियां और शानदार कहानियां और मजेदार कहानियां। कैसे? देखो, अभी तक हम किसी परमाणु के बारे में बात कर रहे थे, बोलो यस सर। हम अब अणु के बारे में बात करेंगे, और अणु के बारे में हम बात करेंगे कि भैया अणु में भी कक्षक होता है। अरे बाबा, परमाणु में तो बड़े अच्छे तरीके से अपन कक्षक बनाते थे, ऑर्बिटल्स बनाते थे। पर अब हम बात करने वाले हैं कि अणु में भी कक्षक होता है, पहली बात। और दूसरी बात, पहली बात कि जो अणु है उसमें भी कक्षक होता है, और दूसरी बात जिसको आपको अपने खोपड़िया में फिट रखना है वो ये है कि यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विन्यास, विन्यास। तो यहां पर भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। किसका होगा? अणु का होगा। सवाल पैदा होता है, सर परमाणुओं के लिए निकालना तो बड़ा इजी है। जैसे कि यदि हम बात करेंगे कार्बन की, तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर कार्बन लिख देते हैं। चलो लिख दिया। कार्बन लिखने के बाद हम यहां पर 6 लिखकर 1s2, देन 2s2, देन 2p6 के बीच का 2p2 लिख देते हैं। बात समझ में? इसको अपन बना भी देते हैं। चलो, आप कहोगे सर अंतिम कक्षा वालों को बना दो, तो भाई ये बना भी दिया। चलो, अब सवाल पैदा होता है कि परमाणु में तो हम ऐसा सब कुछ कर लेते हैं, परमाणु में हम कक्षक बना देते हैं, परमाणुओं में हम इलेक्ट्रॉन का विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना देते हैं। सवाल पैदा होता है अणु में कैसे? ये वाला जो काम है ये आप अणुओं में कैसे करोगे? कैसे? एक और सवाल पैदा होता है, क्यों? एक और सवाल पैदा होता है कि कैसे करोगे, क्यों करोगे?
करना ही क्यों है? तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, बड़े ध्यान से देखिएगा कि वीबीटी में कुछ एक कमियां थी और खामियां थी, इसको दूर करेंगे हम यहां पर। बात समझ में आ रही है? तो इंटरेस्टिंग ये कहानी है, बड़े ध्यान से देखिएगा। दो चीजों पर अपने को फोकस करना है। पहला ये कि यहां पर हम किसी अणु के लिए कक्षक देखेंगे, किसी अणु के लिए हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, साथ में हम क्या क्या देखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। राइट, जब कोई अणु बनता है, माना आपने CO2 अणु बना लिया, या फिर आपने H2O बना लिया, या फिर आपने मीथेन बना लिया, या फिर आपने जो है ईथेन बना लिया, या फिर लाखों है भाई, कोई भी आपने बना लिया, सवाल पैदा होता है कि जो अणु है, राइट, उसके अंदर आबंधों की संख्या कितनी होगी। तो भैया यहां पर अपन एक चीज और देखेंगे, और वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम आबंधों की संख्या भी देखेंगे। इसमें हम आबंधों की क्या देखने वाले हैं? तो भैया हम बात करने वाले हैं आबंधों की संख्या के बारे में। अच्छा, मतलब ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमको आबंधों की संख्या पता चल जाएगी? बिल्कुल पता चल जाएगी। और हम क्या बात करेंगे, ठीक है, कि जो अणु है, राइट, उसके चुंबकीय गुणधर्म कौन से हैं। सोचो क्या जादूगर वाला टॉपिक होने वाला है, क्या तगड़ा टॉपिक होने वाला है। मतलब हम बात करेंगे चुंबकीय, हम बात करेंगे चुंबकीय गुणधर्म के बारे में। हम बात करेंगे किसके बारे में? चुंबकीय गुणधर्म के बारे में। और किसके चुंबकीय गुणधर्म? तो भैया अणु के चुंबकीय गुणधर्म के बारे में। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। किसी अणु में कक्षक कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, साथ में हम बात करेंगे आबंधों की संख्या की, हम बात करेंगे चुंबकीय गुणधर्मों की, एज वेल एज हम बात करेंगे आकार की। तो आज की जो क्लास होगी, राइट, आज की जो क्लास होगी उसको बढ़िया से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। और यदि आपने ये सब कुछ सुन लिया तो आप किसी भी अणु, अब किसी भी अणु की जब बात हो रही है तो हम छोटे अणुओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत बड़े अणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण बता पाना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना पाना कैसा होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे कि अणु में कक्षक कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, आबंधों की संख्या कैसे होती है, चुंबकीय गुणधर्म कैसे होता है, और आकार कैसे होता है किसी भी अणु का। बात समझ में आ रही है? तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिस पे आज अपने को करना है टारगेट। ये 5 पॉइंट्स हैं जिस पर आज अपने को करना है टारगेट, क्योंकि आप यदि इसको एनसीईआरटी किताब में देखेंगे या इस पर्टिकुलर टॉपिक को किसी भी किताब में देखेंगे, आपको भैया ऐसे रंग बिरंगे डायग्राम मिलेंगे ना, राइट, कि आपका, बात समझ में आ रही है, रंग बिरंगे डायग्राम के कारण इंटरेस्ट तो आता है पर यहां पर समझ में नहीं आता है। इसलिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप कर देते हैं और यहीं से पूछ लिया जाता है फिर क्वेश्चन। तो स्किप नहीं करना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये 5 चीजें आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, और हम ये देखेंगे कि अणुओं के कक्षक कैसे बनते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले ये लिख लो, अणु के बारे में क्या लिखोगे अपनी कॉपी में? अणु के बारे में कक्षक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आबंधों की संख्या, चुंबकीय गुणधर्म और आकार कैसे पता लगाते हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर और नोट करो। अब जैसे मैं कह रहा हूं भाई, ऑक्सीजन जो है एक ऐसा अणु है जो अनुचुंबकीय है, और नाइट्रोजन एक ऐसा अणु है जो आपका प्रतिचुंबकीय यानी कि ये ऊपर वाला पैरामैग्नेटिक है और ये वाला डायमैग्नेटिक है। बात समझ में आ रही है? तो इस हिसाब से कैसे होता होगा यह सब कुछ अपन पता लगाएंगे, उसको बढ़िया से अपनी कॉपी में आप नोट कीजिए, ठीक। हरी अप, बहुत मजेदार बात होने वाली है बाबू, बहुत ज्यादा भयंकर तगड़ी वाली बात होने वाली है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, और कुछ धमाकेदार, तगड़ा वाला धमाकेदार अंजाम तक इस कहानी को हम लोग लेकर जाने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा भैया। चलिए, यदि आपसे कोई पूछा जाए कि आणविक कक्षक सिद्धांत किसने दिया था और क्यों विकसित किया था, बात समझ में आई, और इसके कौन से लक्षण थे, तो सबसे पहले तो उन दोनों महानुभाव को आप याद कर लो जिन्होंने मिलकर, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, मुख्य रूप से ये 2 लोग जिन्होंने मिलकर इस सिद्धांत को क्या किया, पैदा किया। कौन था नाम? बड़े ध्यान से देखिएगा। तो भैया एक तो आप हुंड सर को तो जानते ही होंगे, बोलो यस सर। हुंड को तो आप जानते ही होंगे। अरे हुंड रूल यार, कौन सी क्लास में पढ़ा था? 11th में ही पढ़ा था। कौन से चैप्टर में पढ़ा था?
तो भैया अपन ने पढ़ा था इसको कौन से चैप्टर में? सेकेंड चैप्टर में। और बात करेंगे मूलिकन की। इनको मिलिकन से कंफ्यूज नहीं होना है, बात समझ में आ रही है? हम बात करेंगे हुंड की और मूलिकन की, और इन दोनों ने प्रस्तावित किया था क्या? इन दोनों ने प्रस्तावित किया था क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बात समझ में आई? और ये जो सन यहां पर लिखा है 1932, तो आप ये मान लो 1930 के आसपास। कुछ एक किताबों में 1927 लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर 1929 भी लिखा हुआ है, तो अपन ये मान लें परीक्षा में आप 1932 लिख देंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। वैसे ही कोई पूछता नहीं है जनरली, ठीक है, क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है कि ये कोई नहीं पूछेगा कि भैया किस वैज्ञानिक ने कौन से साल में इस थ्योरी जो है उसका निर्माण किया। राइट, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो आणविक कक्षक सिद्धांत मिस्टर हुंड और मूलिकन दोनों ने विकसित किया था किस समय पर? ध्यान से देखिएगा, 1930 के आसपास। और इसमें उन्होंने मुख्य रूप से कौन से बिंदुओं को रखा? बड़े ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में रहता है, बिल्कुल सही बात है, जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में उपस्थित रहता है, उसी प्रकार जो अणु है उसमें भी इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार अणु में भी इलेक्ट्रॉन विभिन्न आणविक कक्षकों में उपस्थित रहता है। खत्म बात। उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न आणविक कक्षकों में क्या रहता है बाबू? तो उपस्थित रहता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो विभिन्न आणविक कक्षकों में क्या रहेगा? उपस्थित रहेगा। मतलब ये बात कि अणुओं में कक्षक होते हैं। पहली बात, अणु जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल, राइट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट आणविक कक्षक सिद्धांत, कि अणु में भी कक्षक होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके, मतलब ऑक्सीजन क्या है? ये एक परमाणु है, इसके अंदर तो कक्षक होते ही होते हैं। बात समझ में आ रही है? पर यदि आपसे कोई बोले कि O2, मतलब ये कि O2 में भी क्या होते हैं? कक्षक, यानी कि ऑर्बिटल्स होते हैं। मतलब ये तो कंफर्म है कि इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता ही होता होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलो चलो आगे लेकर चलते हैं इस कहानी को। राइट, बोलो यस सर। चलो आ जाओ भैया, गर्दा उड़ाने वाले हैं इस टॉपिक में अपन लोग, है ना। चलिए, तो एक बात तो समझ में आ गई कि हम ये पढ़ने वाले हैं कि अणुओं में भी क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। अब आप बोलोगे सर कक्षक यदि होते हैं मतलब पक्का होगा कि कक्षकों का कुछ ना कुछ आकार भी होता होगा। तो बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हो, कक्षकों का भी कुछ ना कुछ क्या होगा? आकार होगा। दूसरी बात, आणविक कक्षक तुल्य ऊर्जाओं और उपयुक्त सममिति परमाणु कक्षकों के संयोग से बनते हैं। ओके, आणविक कक्षक कैसे बनेंगे? तो भैया तुल्य ऊर्जाओं और उपयुक्त सममिति परमाणु कक्षकों के संयोग से बनते हैं। अब सवाल पैदा होता है, ये क्या चल रहा है सर? कैसे जो है दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में मिलकर किसी अणु का निर्माण करेंगे, और कैसे होगा उनमें कक्षक? कैसे उसमें बनते होंगे कक्षक? राइट, इसको अपन समझ लेंगे, पूरी कोशिश करने वाले हैं, बड़ा मजेदार। ये दोनों पॉइंट्स को कॉपी में नोट करो। चलो, पक्का? बोलो यस सर। बढ़िया से कर लिया? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट लेकर बेटा इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। चलो, तीसरा जो पॉइंट है जिस पर अपने को बिल्कुल ध्यान देना है, और वो ये है कि परमाणु कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन एक ही नाभिक के प्रभाव में रहता है, जबकि आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो या दो से ज्यादा नाभिकों के प्रभाव में रहते हैं। तब जाकर तो किसी अणु यानी कि मॉलिक्यूल का क्या होता है? निर्माण होता है। बहुत बढ़िया। यह संख्या अणु में परमाणु की संख्या पर निर्भर करती है। इस प्रकार परमाणु कक्षक एक केंद्रीय होता है, जबकि आणविक कक्षक जो है वो भैया बहुकेंद्रीय होता है। अच्छा, ऐसी बात। समझेंगे कैसे इसको? तो एक डायग्राम बनाएंगे, एक फोटो बनाएंगे परमाणु की और अणु की, और इसको अपन समझने की क्या करने वाले हैं? कोशिश। कैसे? देखो रे बाबा, इंटरेस्टिंग कहानी है रे बाबा। किसकी बात करेंगे? तो भैया ऑक्सीजन की बात करेंगे। ठीक, चलो, तो यहां पर ऑक्सीजन का हमने क्या लिया है? परमाणु। बोलो यस सर।
और हमने यहां पर ऑक्सीजन का क्या लिया है, ध्यान से देखिएगा। तो भैया यहां पर अपन ने लिया है ऑक्सीजन का क्या अणु, बोलो यस सर। तो एक तरफ हमने ऑक्सीजन का परमाणु लिया हुआ है और एक तरफ हमने लिया है ऑक्सीजन का अणु। अब ध्यान से देखिएगा, परमाणु तो बहुत ही आसान है। कैसे बहुत आसान है, अरे भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, हम सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। 1s2 फिर 2s2 फिर 2p4, बहुत आसान। क्यों, हम सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, वो चीज आती है, ये चीज सीखनी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो आ जाओ। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ये लो, ये नाभिक बना दिया, पहली कक्षा बना दी, दूसरी कक्षा बना दी, इलेक्ट्रॉन, हाँ बना रहा रुको। पहला इलेक्ट्रॉन बना दिया, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, थोड़े बड़े बना दो यार इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, चौथा बना दिया, पांचवा बना दिया, छठवा बना दिया, सातवां बना दिया और ये आठवां बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो इलेक्ट्रॉन सारे बना दिए, कोई भी भैया दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं किसमें, ऑक्सीजन के परमाणु में। सवाल पैदा होता है कि जब दो परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है सर, राइट। तो इसको अपन लोग कैसे बनाते हैं बेटा, इसको अपन बनाते हैं इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। दो परमाणुओं को आपस में मैं मिला रहा हूं, ठीक है जी, बोलो यस सर। और यार कुछ नहीं करना है, आज अपने को अणु के बारे में पढ़ना है। बहुत दिन अपन ने परमाणु के बारे में पढ़ लिया, बात खत्म। सेकेंड चैप्टर में अपन ने परमाणु के बारे में पढ़ा था, उसके विन्यास के बारे में पढ़ा था। आज के इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं अणु और उसके डायग्राम के बारे में और विन्यास के बारे में। बात खत्म हो गई, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता, घबराने दूंगा ही नहीं मैं, ठीक है जी, बोलो यस सर। कैसे बोल दो भाई, छोटा छोटा, हाँ रुको, ये भी छोटा, ये भी छोटा, रुको। यार कभी छोटा कभी बड़ा, चलो ये लो ये लो ये लो ये लो, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, तगड़े बनाएंगे। और ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, भाई तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन, आठवां इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसका अष्टक कंप्लीट नहीं है, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसका अष्टक कंप्लीट नहीं है। भाई जो है तिल मिला रहा है दो बॉन्ड बनाने के लिए, दो बॉन्ड बनाने के लिए, तब तो उसका अष्टक क्या होगा, कंप्लीट। चलो एक और परमाणु उसके बाजू में शिफ्ट करते हैं, राइट, बोलो यस सर। चलो ये नाभिक है, नाभिक को थोड़ा बड़ा बनाने का, ठीक है, नाभिक से पंगा नहीं लेने का, ठीक है जी। चलिए चलिए आइए रगड़ते हैं इस पूरे टॉपिक को तरीके से। और हमेशा की तरह इस टॉपिक को हम लोग रगड़ेंगे किससे, कॉमन सेंस से। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। उधर एक परमाणु, इत्थे दो परमाणु, खत्म बात। चलो आ जाओ और ये लो, अरे थोड़ा इमोशन ज्यादा हो गया, रुको 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 रुको। पहली कक्षा, अरे यार नहीं, पहली कक्षा यहीं तक आएगी ना, दूसरी कक्षा दूर हो जाएगी और पास बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बना देते हैं। लो ये नाभिक है और भैया ये पहली कक्षा है, ठीक है, और भैया ये दूसरी कक्षा है, बोलो यस सर। और दो परमाणुओं को अपन एक दूसरे के अंदर मर्ज करा चुके हैं। और अब इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, राइट। तो ये था पहला इलेक्ट्रॉन, बोलिए यस सर। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा और भैया ये सातवां इलेक्ट्रॉन। एज पर द रूल देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और यदि हम इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें, अरे यार हाँ रुको रुको, डायग्राम बनाने में ही पूरा खेल खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बना लिए और उसका एक इलेक्ट्रॉन अपन बना लेते हैं। चलो आ जाओ।
और यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, इसको अपन इधर शिफ्ट कर देते हैं, बेटा बुरा नहीं मानना, राइट। चलो ठीक है, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो दो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में आबंधन होता है, ऐसा अपन देख लेते हैं। पर सवाल यह है क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो भैया कहानी कुछ और है, ऐसा हम लोग समझने के लिए बनाते हैं। पर यहां पर हम देखने वाले हैं अंदर की बात। अच्छा, इसका मतलब, अरे भैया इसका मतलब ये कि जब ये दोनों परमाणु आपस में मिलेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन में से आप बता ही नहीं सकते, राइट, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से वाले ऑक्सीजन का है, क्योंकि ये चारों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरीके से घूम रहे होंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस तरीके से घूम रहे होंगे। तो ये पहला ऑक्सीजन, ये आपका दूसरा ऑक्सीजन, बोलो यस सर, और जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, वो इधर से, अच्छा 2 नाभिक भी बनाने अपने को, रुको, ये पहला नाभिक, बोलो यस सर, ये दूसरा नाभिक। अब नाभिक आपने बना लिए, राइट, नाभिक तो आपने बना लिए, पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अब यहां से ऐसे घूमते हैं। तो ठीक है, अपन ने छोटी क्लास में ऐसे कंसीडर किया था कि जब 2 परमाणुओं को मिलाकर एक अणु हम बनाते हैं तो वो ऐसा दिखेगा। आपने कहा हाँ सर, चलो ऐसा दिखेगा, पर अंदर की बात यह है बाबू कि इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है। तो बात वही हो रही है कि इलेक्ट्रॉन पे ध्यान से देखिएगा, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है, बड़ा परेशान किया इस इलेक्ट्रॉन ने, राइट, इस इलेक्ट्रॉन पे इसका भी असर है, इसका भी असर है, इसका भी असर है और इसका भी असर है। कुछ इसी तरीके से यदि हम बात करें पड़ोस वाले इलेक्ट्रॉन की, राइट, तो इसका भी असर है, इसका भी असर है, भैया इसका भी असर है और इसका भी असर है। मतलब देखो यहां पर क्या हो रहा था, इन इलेक्ट्रॉनों को ध्यान से देखिएगा, नाभिक अपनी ओर क्या करने की कोशिश कर रहा था, आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। पर यहां पर ऐसा है कि पहले वाले जो आपका पहला वाला जो परमाणु है, राइट, बोलो यस सर, पहले वाले का जो नाभिक है वो पहले वाले के इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा, पर दूसरे वाले का जो नाभिक है ना, अब आप बोलोगे सर क्या बना रहे हो सर, हमारे तो बहुत ही ऊपर से जा रहा है। अरे भैया सिंपल सी कहानी, पहले वाले परमाणु में ध्यान से देखिएगा, जब वो अकेला था तो नाभिक अपने इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। पर यदि हम यहां पर बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, पहले वाले का नाभिक दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है, दूसरे वाले का नाभिक अपने इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है, दूसरे को भी खींच रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहानी चल क्या रही है। तो आप यदि उसका एक्चुअल फोटो देखोगे तो आपका जो O2 मॉलिक्यूल है, आपका जो O2 मॉलिक्यूल है, क्या है, O2 मॉलिक्यूल है, यानी कि अणु है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के आसपास ऐसे 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 घूमते हुए आपको प्रतीत होंगे। तो ये जो रास्ता हमने बनाया है, राइट, ये जो रास्ता हमने बनाया है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का मार्ग है। और इसी को हम क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, कक्षक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन का मार्ग है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कक्षक। और इसी कक्षक के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो टॉपिक बन जाता है क्या, अणु का कक्षक और उसका सिद्धांत, यानी कि मॉलिक्यूल का ऑर्बिट और उसके पीछे छुपी हुई थ्योरी, जिसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। खत्म। आपको पहले ऐसे आता था, अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। यदि आपको नहीं पता था तो और भी अच्छी बात है, पूरी कोशिश की जाएगी आपकी खोपड़ी के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से फिट करने की। भैया सीधी बात ये कि पहले वो पढ़ा करते थे, अब ये पढ़ रहे हैं। सीधी बात, पहले हम परमाणु के बारे में पढ़ते थे, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम अणु के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते थे, अब हम अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। पहले किसी परमाणु के अंदर नाभिक अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को खींचता था अपनी तरफ, ऑप्शन थोड़ी था भाई, कुछ ऐसे ही अब नाभिक जो होगा किस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है कोई नहीं बता सकता। तो ये जो कक्षक आपको दिख रहा है पीले कलर से, राइट, इसी को हम बोलेंगे
ऑर्बिटल ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि इलेक्ट्रॉन का मार्ग यानी कि आणविक कक्षक। और इसके पीछे की जो कहानी है उसको आज अपन पूरा रगड़ने वाले हैं, तगड़े से नोट किया जाए, जल्दी से और बढ़िया तरीके से क्या किया जाए, नोट किया जाए। राइट, चलो पक्का कोई दुख दर्द, सवाल ही नहीं पैदा होता। और यदि कोई दुख दर्द है तो सीधे जाइए कमेंट बॉक्स में और अपना जो भी डाउट है उसको वहां पर जाकर पुट कर दीजिए, ठीक है? बोलो यस सर। चलाओ और रगड़ते हैं थोड़ा सा। तो अब हम बात करेंगे किस बारे में, बड़े ध्यान से इस कहानी को देखिएगा कि परमाणु कक्षक वाला तीसरा पॉइंट अपना क्लियर है। राइट, तो आणविक कक्षक कैसा होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा भैया, बहुकेंद्रीय होता है। आणविक कक्षक कैसा होता है, तो बहुकेंद्रीय होता है। एक और उदाहरण लेते हैं, राइट, तगड़ा वाला, ध्यान से देखिएगा। एक और उदाहरण, कार्बन को जानते हो, बोलो यस सर। हाइड्रोजन को जानते हो, बोलो यस सर। मिलाते हैं 4 हाइड्रोजन और बनाते हैं मीथेन, ठीक है? तो आप बोल रहे हो सर थोड़ा CH4 के लिए तो हो जाए। थोड़ा सा इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा CH4 के लिए हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, MOT, यानी कि दैट इज MOT, ओके, यानी कि किसके बारे में, आणविक कक्षक सिद्धांत के बारे में। बोलो यस सर। चलो आ जाओ। तो भैया ये कार्बन हो गया, चलो कार्बन बनाते हैं हम। कार्बन 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 का नाभिक, ठीक। कार्बन की पहली कक्षा, कार्बन की दूसरी कक्षा। अच्छा इलेक्ट्रॉन, रुको, हाँ भैया, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन। बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन बना देते हैं अपन। राइट, हाइड्रोजन की बात करेंगे। अरे रुको, हाइड्रोजन के का नाभिक ये बना रहा हूं बाबू, ठीक है? ये हाइड्रोजन के नाभिक है, ये हाइड्रोजन के नाभिक है। 4 हाइड्रोजन है ना, बोलो यस सर। ये हाइड्रोजन के नाभिक है, बात समझ में आ गई? हाइड्रोजन की कक्षा, रुको, हाइड्रोजन की कक्षा, अरे रुको 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 रुको, गुरुजी जोश में आ रहे हैं। हाइड्रोजन की कक्षा, रुको, ये लो, ये हाइड्रोजन की कक्षा, हाइड्रोजन की कक्षा, ये लो, हाइड्रोजन की 4 कक्षा बना दी। इलेक्ट्रॉन भी बना देते हैं, काहे परेशान होते बबुआ? तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम लाल कलर से बना रहे हैं। यही बनेगा क्या? यही अपना CH4 बनेगा, बोलो यस सर। अब सवाल पैदा होता है कि यदि ये CH4 बनेगा तो अब आप मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे घूम रहे होंगे। जल्दी से इस डायग्राम को देखो, राइट, और बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे होंगे। ट्राई करो, बढ़ते हैं आगे। क्या कहते हो, कहानी शानदार है और आपने भैया बना भी लिया होगा, मुझे पता है। अब अंदर की बात जो है उसको अपन जान लेते हैं कि यदि आपने बीच में कार्बन का क्या बनाया है, राइट, परमाणु बनाया है, और यदि ये इसका क्या है, नाभिक है, और उसके बाद आप क्या करने वाले हो, तो आप ऐसे करके पहली कक्षा बनाओगे, बोलो यस सर। ये पहली कक्षा अपन ने बना दी, बोलो यस सर। राइट, ये दूसरी कक्षा हमने बना दी, बोलो यस सर। और हम क्या करने वाले हैं, हम 4 हाइड्रोजन को यहां पर निपटाने वाले हैं भैया। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। तो सवाल पैदा होता है कि अब 4 हाइड्रोजन है, 5-5 नाभिक इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस आकृति में या कक्षा में घूमेगा? तो सिंपल सा इसका आंसर है कि इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे 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 होते हुए अपना घूमता रहेगा। तो इन सब का असर जो है इलेक्ट्रॉन पर है, बोलो यस सर। ये सारे के सारे जो आपके नाभिक हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीज आपको मिलेगी, यही बेसिकली यदि हम इसको बहुत जूम करके देखें तो यही होगा हमारा क्या, CH4 यानी कि मीथेन। तो सिंपल सी कहानी है कि जब आप बहुपरमाणविक अणु की बात करते हो तो बहुत सारे नाभिक मिलकर सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहे होते हैं, आकर्षित कर रहे होते हैं। बस इतनी सी चीज अपने को खोपड़ी के अंदर फिट रखनी है। और भैया कौन से पॉइंट टॉपिक को अपने दिमाग में रखना है, तो ध्यान से देखिएगा। देखो, तो बने हुए आणविक कक्षकों की संख्या संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है।
जब दो परमाणु कक्षकों को मिलाया जाता है तो दो आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। यहां पर से ये जो मुख्य रूप से टॉपिक है वो शुरू होता है, राइट, कि जब दो परमाणु कक्षकों को आपस में मिलाया जाता है तो दो आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। इसमें से एक होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसे हम कहते हैं आबंधन आणविक कक्षक, और एक होता है प्रतिआबंधन आणविक कक्षक, जिसे हम लोग कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है? एक है बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है, एक है आपके पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। तो बढ़िया से इन सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अब हम एक बढ़िया वाला एग्जांपल देखकर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को निपटाने वाले हैं, ठीक है? नोट कर लो। चलिए, दो और पॉइंट्स हैं, उसको अपने दिमाग के अंदर हमें क्या करना है, फिट करने की जरूरत है, राइट? बोलो यस सर। चलो, जिस प्रकार किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर कौन घूम रहे होते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव होते हैं और नाभिक जो है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, राइट। जिस प्रकार किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, राइट, उसी प्रकार किसी अणु में भी, उसी प्रकार, ध्यान से देखिएगा, बात किसकी हो रही है? अणु की। उसी प्रकार किसी अणु में नाभिकों के समूह के चारों ओर कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। बात समझ में? किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास H2O है, जल ही जीवन है, और यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा भैया? इसका जो है, ध्यान से देखिएगा, क्या होगा? यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर आपका ऑक्सीजन है। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसके चारों तरफ घूम रहा होगा। कितने नाभिक हैं? क्योंकि हमारे पास 3 यहां पर परमाणु हैं, इसलिए नाभिकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इनके आसपास क्या कर रहे होंगे? घूम रहे होंगे। बात क्लियर है? बोलो यस सर। मजेदार ये कहानी। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। परमाणु कक्षकों की भांति आणविक कक्षकों को भी पाउली सिद्धांत द्वारा तथा हुंड के नियम का पालन करते हुए अब्बाउ नियम के अनुसार भरा जाता है। तो अब दो चीजें हम देखने वाले हैं और दोनों ही चीजें बड़ी आसान हैं। पहला ये कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का विन्यास होता है, किस प्रकारों से आपकी जो आणविक कक्षाएं होती हैं, परमाणविक कक्षाएं नहीं, आणविक कक्षाएं होती हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, राइट, किस प्रकार से आणविक कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको फिल किया जाता है। ये पहली बात। और दूसरी जो बात है वो और भी इंटरेस्टिंग है कि यहां पर हम इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखने वाले हैं। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। इन दोनों पॉइंट्स को भी अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक? चलो बढ़िया तरीके से। तो जैसा जैसा हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना में पढ़ा था किसी भी परमाणु के लिए, वैसा ही हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं अब किसके लिए? अणुओं के लिए। और अणु कोई भी हो सकता है, पर याद रहे बहुत बड़े बड़े अणु की बात हम यहां पर नहीं करेंगे, हम यहां पर छोटे छोटे अणुओं की बात करेंगे। क्लियर है कहानी? चलिए पक्का? चलो इस कहानी को अब हम लोग क्या करते हैं? शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इन सब से घबराने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको यदि पता होगा तो हम लोग जानते हैं डी ब्रॉगली की तरंग दैर्घ्य के बारे में, डी ब्रॉगली की वेव लेंथ यानी कि तरंग के बारे में, और क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है, देखो ये अपन ने नाभिक बनाया, बोलो यस सर। इसके आसपास हमने जो है एक ऊर्जा कक्षा बनाई, बोलो यस सर। हम ऊर्जा कक्षा को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, बोलो यस सर। क्यों बड़ा बनाएंगे? ताकि कहानी बढ़िया तरीके से हमारे समझ में आ जाए। और मैं कह रहा हूं कि हमने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बनाया है बाबू। मैं कह रहा हूं कि हमने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बनाया है। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इस तरीके से 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 घूम रहा होगा। तो अब आप ध्यान से देख लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या दर्शा रहा है? वो एक तरंग, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस चीज को दर्शा रहा है? तो इलेक्ट्रॉन भैया तरंग व्यवहार को दर्शा रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दर्शा रहा है? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दर्शा रहा है? तरंग व्यवहार को। बात समझ में? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, बहुत छोटा है, कहां पर है हमको क्या पता। बात समझ में आ रही है? जैसे हमारा जो मन होता है वो किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन होगा किसी परमाणु के अंदर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है और कहीं पर भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग कहानी। तो इलेक्ट्रॉन किसको दर्शा रहा है? तरंग व्यवहार को। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दर्शा रहा है? बड़े ध्यान से देखिएगा, तरंग व्यवहार को। यहां तक की कहानी बिल्कुल सिंपल है। तो हमने कहा कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा।
एक सिंबल से हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लेते हैं कि मैं एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिला रहा हूं, मैं हाइड्रोजन के एक परमाणु को दूसरे परमाणु के साथ मिलाकर निर्माण कर रहा हूं किसका, तो भैया H2 का। मैं H1 प्लस ये HA और HB मिलाकर निर्माण कर रहा हूं किसका, H2 का। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो क्या होंगी आपकी, तो ये तो आपकी दोनों परमाणु हो जाएंगे। चलो ये दोनों हो जाएंगे आपके परमाणु, और ये क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो कि ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा अणु। तो परमाणुओं को मिलाकर आपने अणु यदि बना दिया तो इनके कक्षक भी तो मिलेंगे। बात समझ में आई? तो ये जो कक्षक होते हैं परमाणु के, जो कि तरंग के रूप में जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उन कक्षकों को हम ऐसे बोलते हैं, हम कहते हैं कि भैया वो जो कक्षक होंगे, राइट, उसको हम तरंग यांत्रिकी यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार हम परमाणु के जो कक्षक होंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, परमाणु के जो कक्षक होंगे उसको हम किससे दर्शाएंगे, ठीक है, तो हम उसको वेव फंक्शन यानी कि तरंग फलन से समझाएंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज या परेशान नहीं होना है। हो सकता है ऐसा कोई डायग्राम देखकर आपको थोड़ा सा अजीब सा फील आए, पर बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से इसको देखिएगा, राइट। तो देखिए, तो तरंग यांत्रिकी के अनुसार परमाणु कक्षक जो होगा वो कैसा होगा, हम मान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कक्षक के रूप में, एक तरंग के रूप में किसी कक्षक में मौजूद है, राइट, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम उसको कैसे दर्शाएंगे, तरंग फलन के रूप में दर्शाएंगे। बोलो यस सर, ठीक है। अब तरंग फलन के रूप में दर्शा दिया। अब ये डायग्राम क्या है, इसको बिल्कुल इग्नोर मारो, अभी अपन सीधे काम की बात पर आते हैं और ध्यान से देखो। अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं उसको कैसे, अब मैं दो हाइड्रोजन को जोड़ रहा हूं, दो हाइड्रोजन के परमाणुओं को मैं जोड़ रहा हूं, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी आपस में कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, राइट। बोलो यस सर। तो इलेक्ट्रॉन आपस में कैसे कनेक्ट हो सकता है, इसकी हमारे सामने दो प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी है। कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं मानना तो पड़ेगा भैया, ठीक। मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, हाँ, हमारे पास एक प्रकार का दो है ना हमारे पास एटम, एक HA है और एक HB है। हमें H2 का मॉलिक्यूल बनाना है, अणु बनाना है, राइट। हम HA के साथ में HB को मिला रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है बेटा, हमको H2 मिल रहा है, जिसको आप लोग रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो। तो ये तो था रिप्रेजेंटेशन। अब सवाल पैदा होता है कि सर थोड़ा अंदर की बात भी तो बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, HA यहां पर है, HB यहां पर है, और हमने इस तरीके से एक तरंग फंक्शन लिया, किसके लिए, A के लिया, और हमने इस तरीके से B के लिए लिया। और अब जैसा कि आप जानते हो कि इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, बात समझ में, यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, दोनों को जब हमने जोड़ा तो हमें क्या मिला, तो ध्यान से देखिएगा, हमें पॉजिटिव और पॉजिटिव जुड़ा तो पॉजिटिव और बड़ा पॉजिटिव मिला। बात समझ में आ रही है, दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़कर बहुत और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, और दोनों के नेगेटिव नेगेटिव मिलकर, राइट, और भी नेगेटिव हो जाएंगे। सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर ये क्या है, तो भैया ये वो आकार है जिसको आप कक्षक कहते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के आसपास घूम रहा है, दैट्स ऑल। उन दोनों को मिलाया हमने, ये मिला। अब इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, हम कहेंगे कि भैया ऐसा A और B, और इसको हम बोलेंगे कि ये ऐसा हो रहा है WA, सॉरी, ठीक है, प्लस काई B। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो ये एक हमको नया तरंग फंक्शन मिल जाएगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हम दो परमाणुओं को जोड़कर यहां पर जो है एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो दो परमाणुओं को जोड़कर हम एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो ये जो चीज है ये क्या है, अणु है, ठीक है। और ये अणु का क्या होगा, तो भैया ये अणु का जो है ये क्या होगा, कक्षक होगा। अब सवाल पैदा होता है कि सर हमेशा ऐसा थोड़ी होगा, और ये जो कक्षक होगा जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ में मिल रहा है, राइट, इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये कहलाएगा बॉन्डिंग। क्या कहलाएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल।
तो ये कौन सी चीज कहलाएगी आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जैसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे आबंधन कक्षक, आबंधन कक्षक। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो ये हो गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जैसे हम लोग बोलेंगे आबंधन कक्षक। चलो अब आप बोलोगे सर जरूरी थोड़ी कि हर बार जो पॉजिटिव है वही पॉजिटिव के साथ मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट। अब यदि हम मानते हैं कि पहले हाइड्रोजन का जो तरंग है आपका, राइट, पहले हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में घूम रहे हैं, तो पहले हाइड्रोजन का जो वेव फंक्शन है वो दूसरे वाले के वेव फंक्शन से तो मिल रहा है, पर इस बार पॉजिटिव किससे मिल रहा है? नेगेटिव से। ध्यान से देखिएगा, इस बार पॉजिटिव जो है वो किससे मिल रहा है? नेगेटिव से। तो हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, और दूसरे ऑप्शन के बारे में हम जब बात करेंगे तो हम अपनी स्टाइल में बात करेंगे, दैट्स ऑल। हम यहां पर बात करेंगे, बात समझ में आई? चलो तो हम दूसरे के बारे में बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऐसा और ऐसा, और ये क्या है? तो ये वो पैटर्न है जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में घूम रहे हैं, दैट्स ऑल। चलो अब मैं कह रहा हूं कि भैया ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब उल्टा हो गया, ठीक है। ये किसके लिए है? तो ये HA के लिए है, और ये किसके लिए है? तो बाबू HB के लिए है। तो इधर वाला HA के लिए है, और ये कैसा है आपका? HB के लिए, ठीक है। चलो दो हाइड्रोजन है अपने पास, तो एक या तो ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी हो सकती है या फिर एक नीचे वाली प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब दोनों को हम क्या करने वाले हैं? ध्यान से देखिए, हम दोनों को भैया आपस में जोड़ने वाले हैं। हम इन दोनों को आपस में क्या करने वाले हैं? तो हम जोड़ने वाले हैं। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो इस बार हमें क्या मिलेगा? हम थोड़ा वो भी देख लेते हैं। चलो तो इस बार हमें कुछ ऐसा मिलेगा, बहुत छोटा मिलेगा। देखो इनसे भी छोटा मिल रहा है, राइट। और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। और यहां पर जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे बाबू, तो ये हो जाएगा यहां पर A B इज इक्वल टू वॉट? इतना माइनस इतना। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टार से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्टार से। और ये जो अणु आपका बनेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। और भैया ये जो अणु आपका बनेगा, क्या बनेगा? अणु बनेगा। अणु का ये जो कक्षक बनेगा, अणु का ये जो कक्षक बनेगा, राइट, इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिए, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इस टॉपिक में डायग्राम्स को देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि सर बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर आप कंफ्यूज ना हो। आप सिर्फ ऐसे समझें कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस तरीके से आपस में घूम रहा होता है किसी परमाणु के, आपकी जो ऊर्जा कक्षा होती है उसमें। अब दो परमाणु को यदि आप आपस में मिलाओगे तो कक्षक भी आपस में मिलेंगे। तो कक्षक यदि आपस में मिलेंगे, है ना, आप जैसे दो हाइड्रोजन को आप मिला रहे हो, HA और HB को, ये HA हो गया और ये HB हो गया, इन्होंने H2 का निर्माण कर लिया। अब जब दो हाइड्रोजन को आप आपस में मिलाओगे तो उनके जो कक्षक मिलेंगे, राइट, वो दो ही तरीके से तो मिल सकते हैं। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। चलो तो भैया दो ही तरीके से मिल सकते हैं, या तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे या फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रति आबंधन, राइट, और कक्षक हम उसे बोल सकते हैं, दैट्स। तो आप इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। तो ये हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, या फिर आप इसको कह सकते हो प्रति आबंधन क्या? कक्षक। क्लियर? तो दो ही प्रकार के होंगे, एक होगा आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक होगा आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है? अब देखो और कहानी क्या है जिसको अपने को दिमाग के अंदर फिट रखना है, वो कहानी ये है कि इसकी ऊर्जा जो है, राइट, वो कैसी होगी भैया? वो कम होगी। और इसकी जो ऊर्जा होगी ना, वो कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो एक की ऊर्जा कैसी होगी? कम होगी, और एक की जो ऊर्जा है वो कैसी होगी? ज्यादा होगी। भैया जो ज्यादा स्थिर होगा, ये ज्यादा स्थिर है। बोलो यस सर। ये ज्यादा क्या है? स्थिर है। और
जिसकी स्टेबिलिटी या स्थिरता ज्यादा होती है उसकी ऊर्जा कैसी होती है, कम होती है, तो ये ज्यादा स्थिर है, और ये कैसा है, कम स्थिर है। चलो इसको अपनी कॉपी में नोट करो। तो कैसा है, ये कम स्थिर है, बढ़िया से इसको नोट किया जाए, हरी अप। पक्का स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब इस कहानी को अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हो गया ये पोर्शन। यदि आपके दिमाग में बहुत बढ़िया से फिट है, वेल एंड गुड। यदि नहीं है फिट, मत घबराओ, एक और तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि इस टॉपिक को तो अपन तरीके से निपटाने वाले ही हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, आ जाओ यहां पर। ठीक, देखो अब क्या आप हाइड्रोजन जानते हो? बोलो यस सर। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं कि हमें जो है H प्लस H बनाकर क्या बनाना है, H2 बनाना है। ठीक है जी, ये दोनों जो है ये परमाणु हैं और ये जो है वो अणु है। तो इसका एक सिंप्लीफाइड तरीका क्या हो सकता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। राइट, इसका सिंप्लीफाइड तरीका ऐसे हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम एक H ले रहे हैं जिसको हम लिख रहे हैं 1s1, हम उन लोग एक और H लिख रहे हैं, इसे हम लिख रहे हैं 1s1, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2। पर जब हम दोनों को जोड़ रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखेंगे, जब हम दोनों को जोड़ रहे होंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ते समय, ध्यान से देखिएगा, दोनों को जोड़ते समय क्या बात की जा रही है, दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ना हम शुरू करेंगे। और दोनों को जोड़ते समय हमारे पास, ध्यान से देखो, दोनों को जोड़ते समय हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो ऑप्शंस हो सकते हैं, हो सकते हैं, दोनों को जोड़ते समय हमारे पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं। कौन से दो ऑप्शंस हो सकते हैं? तो सर वो तो अपन पर देख चुके हैं, या तो हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगा, या फिर हमें जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगा, या तो हमारे पास दोनों के कार्यफलन जो है पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़कर इस तरीके से बना लेंगे, या फिर हमें मिलेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जैसे हम कहेंगे प्रति आबंधन कक्षक। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो लिख देते हैं अपन लोग, है ना। कौन से दो ऑप्शन हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला जो ऑप्शन है, ऐसे थोड़ी लिखेंगे अपने स्टाइल में, राइट, यस सर। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें हम लिख सकते हैं त्रिशूल ए बी इज इक्वल टू वॉट, ए प्लस बी। ओके, ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या होता है आपका। चलो, और दूसरा जो ऑप्शन है वो होगा त्रिशूल ए बी, और भैया इसमें क्या लग जाएगा, तो स्टार लग जाएगा, तो यहां पर इसमें स्टार लग जाएगा, और ये हो जाएगा वेव फंक्शन ऑफ ए माइनस वेव फंक्शन ऑफ बी। खत्म बात। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक बॉन्डिंग हो सकता है और एक उसका जस्ट उल्टा, जैसे हम लोग एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। तो एक बॉन्डिंग हो सकता है और एक कैसा हो सकता है, एंटी बॉन्डिंग। तो ये कैसा हो सकता है, आबंधन, और दूसरा वाला जो है वो क्या हो सकता है, एंटी बॉन्डिंग, यानी कि प्रति आबंधन। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। बस अब 2-3 क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं और उसका आंसर आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पता है। क्या आपको दोनों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा है? बोलो यस सर। तो जैसा कि हमने कहा था कि जिस तरीके से परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, देखो ये कहा हुआ है कि परमाणु कक्षकों में जिस तरीके से परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कुछ उसी प्रकार से जो अणु होते हैं उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बिल्कुल होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलो, तो जैसे परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऐसे ही होता है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बड़े ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग ये कहानी है, राइट। ऐसे ही अणु के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इस पूरे को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको बहुत बढ़िया तरीके से देखिएगा। बस कॉन्सेप्ट खत्म। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है,
इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगा, ठीक। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा तो ध्यान से देखिएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा। चलो, हमारे पास है HA, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। चलो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं यहां पर एक डिब्बा बनाकर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1। बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी कितने तरीके से जोड़ सकता है, ध्यान से देखिएगा। और हमारे पास क्या है तो HB है, दूसरा वाला हाइड्रोजन, ठीक है। बोलो यस सर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे हो सकता है, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन है और ये 1s1 है। लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बताओ मुझे, दोनों कक्षक हैं वो कितने तरीके से मिल सकते हैं, दो तरीके से। आपको बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी मिल सकता है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी मिल सकता है। सिंपल सी कहानी है, मतलब आपको आबंधन भी मिल सकता है और प्रति आबंधन वाला कक्षक भी मिल सकता है। बात समझ में आ रही है। अब दोनों को जोड़ते हैं। अब दोनों को हम लोग एक में ही जोड़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ब्लैक कलर से मैं दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो हमने इसको यहां पर ऐसे जोड़ दिया, इसको हमने यहां पर ऐसे जोड़ दिया, ठीक। अब जब दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमें कौन सी चीज मिली, बड़े ध्यान से अब देखिएगा। जब हमने दोनों को जोड़ दिया, जब हमने दोनों को जोड़ दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। बोलो यस सर। उसका, रुको, ऐसी वाली बात, रुको, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और भैया उस वाले का भी इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। बोलो यस सर। तो ये जो चीज आपको मिली, राइट, ये जो चीज आपको मिली, इसको आप क्या कहोगे, इसको अपन बोल देते हैं, ध्यान से देखिए, इसको हम बोल देते हैं, क्या मिला, एक हाइड्रोजन लिया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ जोड़ा, दोनों जब आपस में मिल गए तो आपको मिला क्या, H2। आपको मिला क्या, H2। और ये कैसा है आपका, ध्यान से देखेंगे तो ये है आपका बॉन्डिंग। और यदि ये बॉन्डिंग होगा, राइट, तो आप मुझे बताइए कि भैया यहां पर यदि ये बॉन्डिंग होगा तो आप मुझे ये बताइए कि यहां पर आपको जो बॉन्ड मिल रहा है एक हाइड्रोजन का दूसरे के साथ में, वो कौन सा बॉन्ड मिल रहा है, सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है। तो हमने कहा हम यहां पर सिग्मा लिखेंगे। हमने क्या कहा, हमने कहा भैया हम नहीं सुनेंगे किसी की, हम चुपचाप जो है यहां पर क्या लिख देंगे, सिग्मा लिख देंगे। और हमने यहां पर क्या लिख दिया, सिग्मा लिख दिया। और किनसे मिलकर बना था, ध्यान से देखो, 1s और 1s से, तो हमने लिख दिया 1s। सिग्मा हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो अणु हमने बनाया है, राइट, उसमें हाइड्रोजन के 1s1 और दूसरे वाले हाइड्रोजन के भी 1s1 ने आपस में मिलकर निर्माण किया सिग्मा बॉन्ड का। किसका निर्माण किया, सिग्मा बॉन्ड का। तो हमने लिख दिया सिग्मा 1s। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको कितने दिख रहे होंगे, तो 2 दिख रहे होंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, सर आबंधन वाला तो बना दिया आपने, बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो आपने बना दी, अब सवाल पैदा होता है कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनाओगे। तो वो भी बना लेते हैं, देखो ध्यान से। तो अब हम जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं यहां पर, ठीक है। बोलो यस सर। तो भैया हमने यहां पर अब बना दी कौन सी चीज, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये बना दी हमने यहां पर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा है वो कम रहती है, स्थिरता ज्यादा रहती है, राइट। तो पहले आपका बनेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अरे जैसे पहले 1s भरता है, फिर 2s भरता है, फिर 3s भरता है, तो वैसा ही रूल यहां पर लागू होगा। पर ध्यान रहे ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल और वो कौन सा होगा आपका, एंटी बॉन्डिंग। हालांकि उसमें कुछ होगा नहीं, खत्म बात। तो ये कैसा होगा आपका, एंटी बॉन्डिंग। अब जब तक हम 2-3 एग्जांपल्स नहीं करेंगे ये चीज खोपड़ी में बढ़िया से फिट नहीं होने वाली है। चलो, तो ये होगा आपका एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब जो चीज करने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो बॉन्डिंग है उसमें ऊर्जा कम रहेगी और एंटी बॉन्डिंग जो रहेगा इसमें ऊर्जा आपकी ज्यादा रहेगी, राइट। बोलो यस सर। तो इसकी ऊर्जा ज्यादा और इसकी ऊर्जा कम, तो अपन ऊर्जा भी बना लेते हैं। चलो, तो यहां पर जो बात है वो कैसी हो गई, खत्म हो गई। ये लो, ठीक है जी, बोलो यस सर। खत्म बात, टॉपिक खत्म। तो ऊपर की तरफ कौन सी चीज बढ़ रही है,
तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर की तरफ ऊर्जा बढ़ रही है। ऊपर की तरफ कौन सी चीज बढ़ रही है? तो ऊपर की तरफ ऊर्जा बढ़ रही है। बात समझ में? मतलब ये किसकी ऊर्जा कम होगी और इसकी ऊर्जा कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो जब आप H2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ध्यान से देखिएगा, H2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? तो H2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो हो जाएगा आपका 1s2, पर सिर्फ 1s2 लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि हीलियम भी हो सकता है, इसीलिए आप लिखोगे सिग्मा 1s2। बात समझ में आ गई? तो आपको एक चीज बड़े बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है कि भैया ये बताओ कि आपके जो अणु होते हैं उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड भी होता है और पाई बॉन्ड भी होता है। आपने यदि वो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो बढ़िया से जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि वहां पर अपन ने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को बढ़िया से समझा है। चलिए, तो ये हो गया सिग्मा 1s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन यानी कि विन्यास होगा। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर की तरफ कैसा होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। अपन सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से समझते हैं और रगड़ते हैं। अब इसको बहुत बढ़िया तरीके से कॉपी के अंदर नोट कर लो। चलो पहले नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने ये तो जान लिया कि हाइड्रोजन जो है, राइट, उसका मॉलिक्यूल किस तरीके से बनेगा। अब हम यही वाला खेल खेलते हैं इसके साथ, हीलियम के साथ में, राइट। मतलब हम ये बनाने की कोशिश करते हैं कि दो हीलियम के जो परमाणु हैं वो मिलकर किस प्रकार से हीलियम का जो अणु होगा उसको बनाएंगे। तो चलो ध्यान से देख लो कैसे होगा। हमारे पास एक हीलियम यहां पर, हमारे पास एक हीलियम यहां पर, हम दोनों को जोड़कर बनाना चाहते हैं He2। अब आप बोलेंगे सर ये अणु तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बस वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये अणु क्यों नहीं बनता है, क्यों जो है ये अणु नहीं बनता है। यहां पर आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और MOT, जिसे हम लोग आणविक कक्षक सिद्धांत कहते हैं, इनके बीच में कौन सा वाला कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है उसको ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे? तो भैया सबसे पहले तो अपन ये बनाएंगे ऊर्जा वाला खेल, है ना। चलो, तो ये ऊर्जा के लिए हमने ये यहां से ये ऐसे 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 ये बना दिया। चलिए, और भैया ये यहां पर हमने इस तरीके से ऐसे कनेक्ट भी कर दिया, और हमने ये भी लिख दिया कि यहां पर जो है ऊर्जा लिखी होगी। चलो, बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। अब कितने हीलियम है हमारे पास? 2 हीलियम है, इसलिए हम दोनों को बनाएंगे। हम पहला जो हीलियम है, राइट, उसको यहां पर बनाएंगे। चलो, ये हो गया हमारा पहला हीलियम, ये हो गया हमारा पहला हीलियम, और ये हो गया हमारा दूसरा हीलियम। पर इसको अपन थोड़ा सा इसके साथ लाएंगे नीचे की तरफ। क्या बराबर पे दिख रहा है? बिल्कुल सही है। 2 हीलियम बन गए। अब जैसा कि आप जानते हो कि भैया यहां बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनेगा और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनेगा। मतलब ये कि यहां पर आबंधन कक्षक भी बनेगा और प्रति आबंधन कक्षक भी बनेगा। आबंधन कक्षक का जस्ट उल्टा होगा प्रति आबंधन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग, राइट। चलो, तो 2 डिब्बे मैं यहां पर बना देता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो एक डिब्बा मैंने यहां पर बनाया, और जो चीज बताई जा रही है उसको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में फिट करना है, ठीक है? यस सर बोल दो यार, ठीक। आ जाओ। तो इससे इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ा, इसको यहां पर जोड़ दिया, इसको यहां पर जोड़ दिया, और रुको, और इसको भी अपन ने यहां पर ऐसे कवर कर दिया ताकि और बढ़िया तरीके से आपको क्लिक हो जाए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पर एक हीलियम है, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पर भी एक हीलियम है, और हीलियम के ये दोनों परमाणु आपस में मिलकर He2 का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, अब ये कहानी क्या है। देखो भैया, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसका भी पहला इलेक्ट्रॉन, इसका भी दूसरा इलेक्ट्रॉन। बोलो यस सर, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन आया यहां से, एक इलेक्ट्रॉन आया यहां से, राइट, तो इधर पे फिल हो गया। दूसरा आया वहां से, यहां पे फिल हो गया। जैसे हम हुंस रूल में जानते हैं, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद डबल डबल इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो इधर से एक आया, एक इधर से आया, फिल हो गया। कुछ इसी तरीके से यहां पर और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स आकर क्या हो गए? फिल हो गए। बात समझ में आई? अब जिसकी ऊर्जा कम है, जिसके 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 जिसकी कम ऊर्जा है, ध्यान से देखो ना, इसकी जो ऊर्जा है, राइट, अभी आप देख रहे होंगे तो यहां से देखो इतनी ऊर्जा है। बोलो यस सर। इसकी जो ऊर्जा है वो कैसी है? ज्यादा है। तो जिसकी ऊर्जा कम है, राइट, ये होगा आपका बॉन्डिंग। ये कैसा होगा? तो बॉन्डिंग होगा। और जिसकी ऊर्जा ज्यादा है, राइट, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, वो क्या होगा?
तो ये होगा एंटी बॉन्डिंग। तो ये कैसा होगा? एंटी बॉन्डिंग। तो एक होगा बॉन्डिंग, दूसरा वाला जो है वो क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग। ये होगा बॉन्डिंग, ये होगा एंटी बॉन्डिंग। और आप जानते हो कि एंटी बॉन्डिंग जो होता है उसमें हम लोग स्टार बनाते हैं या स्टार लगाते हैं। एंटी बॉन्डिंग में हम लोग जो है स्टार लगाते हैं, बॉन्डिंग में हम कुछ नहीं लगाते हैं। अब बताओ कि ये जो आबंध बना होगा ये कैसा बना होगा? सिग्मा ही बना होगा, तो अपन ने इसको लिख दिया सिग्मा। चलो, ये जो बॉन्ड बना होगा इसको हमने लिख दिया सिग्मा। क्या लिख दिया? तो भैया हमने इसको लिख दिया सिग्मा। चलिए, तो ये जो बॉन्ड बना है इसको हमने लिख दिया सिग्मा। किससे बना है? तो अपन पहले वो लिख लेते हैं कि किससे बना है। ध्यान से देखिएगा, ये 1s2 था। बोलो यस सर। इसको यहां से अपन थोड़ा नीचे लिख देते हैं। और बाबू ये था आपका 1s2। ठीक, तो 1s से बना है तो अपन ने लिख दिया सिग्मा, फिर यहां पर लिख दिया 1s2, क्योंकि आप दो ही इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर देख रहे होंगे। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर पटक देंगे। ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यह हो जाएगा सिग्मा पर। क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है इसीलिए हम यहां पर एक स्टार लगा देंगे। राइट, बोलो यस सर। और यहां पर हो जाएगा आपका 1s2। तो एंटी बॉन्डिंग वाले में स्टार और बॉन्डिंग वाले में कोई भी स्टार नहीं आएगा। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं He2, और यदि ये मॉलिक्यूल बनता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता कुछ इस तरीके से, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो इस तरीके से हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात यहां पर जाकर क्या हो जाती है? पूरी तरीके से क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ध्यान से देख लो। तो सीधी बात ये कि जो आपका अणु होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे से ऊपर जाता है, और जो परमाणु होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे जाता है। खत्म बात। तो ये आपने किसको रिप्रेजेंट कर दिया? ये रिप्रेजेंट कर दिया आपने किसको? तो भैया आपके हीलियम के परमाणु को। ऐसे ही अपन सबके परमाणु और अणु जो रहेंगे उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं 1 by 1। सबके परमाणु और अणु को हम लोग 1 by 1 रिप्रेजेंट करने वाले हैं। बढ़िया तरीके से इसको कॉपी में नोट कर लो। अब आप बोलेंगे सर He2 का अणु तो हमने कभी देखा ही नहीं और एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऐसा क्यों? फिर आपने बनाया क्यों? राइट, तो भैया He2 का जो अणु होता है बिल्कुल वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और उसके पीछे कौन सी कहानियां हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना? नोट कर लो। चलो, क्लियर? बोलो यस सर। क्लियर? बोलो यस सर। क्लियर? बोलो यस सर। चलो, अब इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो ये बात तो आपको जो है बढ़िया तरीके से क्या हो गई? क्लियर हो गई, है ना? अब देखो, क्या यहां पर एक मिनट, हाँ, ये सारी चीजें हम यहां से हम शुरू कर रहे थे। ठीक है, अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी कहानी जो है वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी कि भैया तरंग फलन को हमने 2 तरीके से जोड़ा था। तरंग फलन को हमने 2 तरीके से जोड़ा था। आप यदि इसको देखेंगे तो ये परमाणु है, आप यदि इसको भी देखेंगे तो ये परमाणु है, और बीच वाला जो भाग है जो कि परमाणुओं से मिलकर बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम अणु बोलेंगे। ठीक है जी, बोलो यस सर। चलो, तो ये था आपका पहला परमाणु कक्षक, ये था आपका परमाणु कक्षक। आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों जुड़ रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों कैसे हो रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड बनेगा वहां तक ठीक है, पर दोनों कैसे हो रहे हैं? सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि वहां पर वो घट रहे हैं। ठीक, और कौन सी चीज दिमाग के अंदर फिट रखनी है जब ये पूछा जाएगा कि आबंधन कक्षक जिसकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा जो होती है उससे कैसी होती है? कम होती है। पर वहीं के वहीं यदि हम प्रति आबंधन कक्षक की बात करें जिसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी कहते हैं, तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई? बोला यस सर। नोट करो। चलो, पक्का 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 पक्का, बिल्कुल पक्का वाली बात। ठीक है जी, चलिए। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, LCAO कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लीनियर तरीके से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं?
LCAO, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। खेल खत्म, चलो यहां आ जाओ। ठीक, अब याद रहे कि जब परमाणु कक्षकों को आप आपस में जोड़ रहे हो, मतलब परमाणु कक्षक किस प्रकार से आपस में मिल रहे हैं, तो उसके संयोग की शर्तें कौन सी होंगी। सबसे पहली बात, ये संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की जो ऊर्जा है वो या तो समान होनी चाहिए, राइट, या फिर लगभग समान होनी चाहिए। या तो ये समान होनी चाहिए या फिर ये लगभग कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, पहली बात। ठीक, दूसरे वाले पॉइंट की तरफ चलेंगे। संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की आणविक अक्ष के परित समान सममिति होनी चाहिए, मतलब एक प्रकार का आकार होना चाहिए, एक टाइप की सिमेट्री होनी चाहिए। मतलब ये नहीं हो सकता कि 1s का 1s2 का इलेक्ट्रॉन मिल रहा है 2p6 के साथ, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हो कि दोनों की जो ऊर्जा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। 1s2 की ऊर्जा बहुत कम है और 2p6 की ऊर्जा यानी कि एनर्जी कैसी है, बहुत ज्यादा है। खत्म बात, चलो ठीक, दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरे पॉइंट पर, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों को अधिकतम अतिव्यापन करना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो परमाणु रहेगा, राइट, उसको एक दूसरे में ज्यादा से ज्यादा मर्ज होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो अणु होगा वह स्ट्रॉन्ग बनेगा। बोलो, सिंपल सी कहानी नोट करो। ठीक, अब देखो, अब आपकी जो केमिस्ट्री की किताब है, राइट, उसमें आप एक डायग्राम देखते हो जिसको देखकर ही आपका मन करता है यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, ये दिमाग के अंदर फिट कैसे होगा। अब उसी डायग्राम के पास आपको मैं लेकर चल रहा हूं और ऑटोमेटिकली वो डायग्राम आपके बेचे के अंदर फिट होने वाला है, क्योंकि हम उसके पीछे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको बढ़िया तरीके से पहले ही पढ़ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, ये रहा वो डायग्राम, राइट, और इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्या बेटा आपको यहां पर 1s दिख रहा है? बोलो यस सर। आपको यदि यहां पर 1s दिख रहा है तो ये 1s हो गया, इधर पे भी 1s हो गया। दोनों को जब हमने जोड़ा और हमने जब बनाया क्या, ध्यान से देखिएगा, ये आणविक कक्षक है। आणविक कक्षक का ये वाला बॉन्डिंग वाला पार्ट है और ऊपर वाला जो है ये एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट है। नीचे वाला जो है वो बॉन्डिंग वाला पार्ट है और ऊपर वाला जो है वो एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट है। बात समझ में आ रही है? बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। चलिए, दोनों को हमने मिलाया तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो बॉन्डिंग होगा या फिर होगा एंटी बॉन्डिंग। ध्यान से देखोगे, जब बॉन्डिंग हो रहा है तो इस आकार का कक्षक बनेगा, जिसको आप क्या कह रहे हो? अरे भैया, बॉन्ड सिग्मा है तो आप सिग्मा 1s बोलोगे। बॉन्ड यदि सिग्मा है तो आप इसको क्या बोलोगे? सिग्मा 1s। ठीक है, चलो, और ये आकार का आपको कक्षक मिलेगा जिसको आप बोलोगे आबंधन सिग्मा आणविक कक्षक। यदि माइनस हो रहा है तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा प्रति आबंधन सिग्मा आणविक कक्षक, जिसका जो आकार है वो इस प्रकार से होगा। और क्योंकि ये ज्यादा स्थिर नहीं है, ये कम स्थिर है, इसलिए इसको स्थिर बनाए रखने के लिए ऊर्जा बहुत ज्यादा लगेगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये कम स्थिर होगा। तो ये आकार के रिस्पेक्ट में था, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान से देख लो, इधर से एक आया, इधर से एक आया, दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे आपको, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये किसके लिए किया हमने? तो ये 1s के लिए किया। ऐसा ही हम 2p के लिए करेंगे, ऐसा ही हम किसके लिए करेंगे? देखो 2p के लिए करेंगे। तो आप ध्यान से यदि देख रहे होंगे तो आप पाएंगे कि देखो 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 देखो, सिग्मा वाला है 2px और 2pz के लिए है, हाँ 2pz और 2pz, 2pz और 2pz आपस में जब मिलेंगे तो फिर से हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे, बॉन्डिंग या फिर एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग यदि होगा तो ऐसा आकार मिलेगा, एंटी बॉन्डिंग होगा तो इस तरीके से आकार मिलेगा, एक ऐसा आकार जो इलेक्ट्रॉन धारित किए होंगे किसके आसपास? आपका जो परमाणु का नाभिक है उसके आसपास। ठीक है, चलिए, मस्त वाली बात। तो किसके लिए था ये P में था, सिग्मा के लिए। और आप जानते हो कि P में जो है पाई बॉन्ड का भी निर्माण होता है, अपन ने बढ़िया तरीके से दोनों बॉन्ड के बारे में पढ़ा हुआ है। चलिए, तो हम पाई बॉन्ड की यदि बात करेंगे तो ये ऐसे मिलेंगे। यदि ऐसा कक्षक मिल रहा है, इसका मतलब ये कि ये पाई है और बॉन्डिंग है, राइट, और ऊपर वाला मिल रहा है तो पाई है और एंटी बॉन्डिंग है। बोलो यस सर, बॉन्डिंग है।
क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। शानदार है कहानी? बोलो यस सर। ठीक है, तो मत घबराओ। ये ऊपर वाले का मतलब क्या? एंटी बॉन्डिंग। नीचे वाले का मतलब क्या? बॉन्डिंग। कुछ इसी तरीके से यहां पर भी ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग और नीचे वाला जो है वो कैसा है? आपका बॉन्डिंग है। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर। बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ कर लो, उसको और उससे ड्रॉ कर लो। इनको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको कहानी समझ में आ गई है। बॉन्डिंग होगा तो कम स्पेस में होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा तो ज्यादा स्पेस में होगा। राइट? यस सर बोलो। चलो, मस्त वाली ये कहानी। ठीक है, चलिए अब इसको क्योंकि आपने नोट कर लिया है, सवाल पैदा होता है कि आणविक कक्षक जो है उसके प्रकार कितने होंगे? तो भाई दो ही होंगे। कौन से? सिग्मा में और पाई में। और सिग्मा में दो होंगे। कौन से? देख लो बढ़िया से। सिग्मा में होगा सिग्मा और सिग्मा स्टार। ऐसा ही पाई में भी होगा सिर्फ पाई और पाई स्टार। सिग्मा में होगा सिग्मा और सिग्मा स्टार, पाई में भी होगा पाई और पाई स्टार। खत्म। ठीक, देख लो, नोट कर लो। पक्का? ठीक है, आ जाओ थोड़ा और आगे इस कहानी को हम लेकर चलते हैं। चलिए भैया, अब यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा है, यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु का देखा है, राइट, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? जैसे किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ऐसे ही किसी अणु में भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और उसको अपन कैसे बनाएंगे उसको भी हम देख लेते हैं। ध्यान से देखेंगे। देखो, सबसे पहले सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, सिग्मा 2p z, उसके बाद पाई 2px और पाई 2py। अब ये ऐसा क्यों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। राइट? बोलो यस सर। ठीक है ना? तो पहले इतना नोट करो, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हरी अप। तो किस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ऐसे अणुओं में जिनमें हम O2 या F2 को काउंट कर रहे हैं, राइट, उसको एक बार हम देख लेते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बाजू में चलना पड़ेगा और ऐसा वाला खेल खेलना पड़ेगा। राइट? बोलो यस सर। देखो, सबसे पहले तो ये कि आप ऊर्जा बना लीजिए। ऊर्जा आपको बनानी है यहां से लेकर, तो आप इधर तक बना सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो एनर्जी होगी वो बढ़ रही होगी। ऊपर की तरफ जो एनर्जी है वो क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। और यहां पर हमने लिख दिया है ऊर्जा। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, सिंपल सी ये बात है। बड़े ध्यान से इसको आप सुनिएगा, सिंपल सी ये बात है। और क्यों है सिंपल सी बात? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है? तो भाई हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले 1s2 आता है, फिर क्या आता है? 2s2 आता है, उसके बाद क्या आता है? फिर 2p6 आता है। हम यहां तक बनाते हैं पहले, बड़े ध्यान से देखना। तो मैंने क्या किया? मैंने यहां पर 1s2 बना दिया, ये 1s2 हो गया, ये मेरा 2s2 हो गया। ठीक है, और यहां पर मैं बना रहा हूं 2p3। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बोलो यस सर। तो हम यहां पर ऐसा डिवीजन बना देते हैं, ये हो गया। होपफुली ये बराबर पे होगा। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बराबर पर है। ऐसे ही जगह थोड़ी कम पड़ रही है, कोई बात नहीं, यहां पर है और ये यहां पर है। ठीक है, जल्दी से भर देते हैं हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स। बड़े ध्यान से देखिएगा, जल्दी से भर देते हैं हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स। चलो, ये भर दिया हमने इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हो, ध्यान से देखोगे, आप जानते हो कि ये वाली जो चीज है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 1s। ठीक है, तो इसको हम इधर लिख देते हैं पीछे की तरफ। ध्यान से देखना, ये हो गया आपका 1s, ये हो गया आपका 2s, और भैया ये हो गया आपका 2p। और आप जानते हो कि s में जो बॉन्डिंग है वो तो सिर्फ सिग्मा तरीके से होगी,
पर जो p होता है उसमें सिग्मा के तरीके से भी होगी और आपके पाई तरीके से भी होगी। सिंपल सी है कहानी है। रुको एक और इसको पवन पैक भी कर देते हैं। ये लो, इसको हमने यहां पर ऐसे पैक कर दिया। ठीक है जी, चलिए इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं, जो कि बड़ी ही सिंपल सी प्रोसेस है, राइट। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पी की यदि हम बात करेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और रुको 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 पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी सॉरी, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और ध्यान से देखिए चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा और ये हो गया आपका छठवां इलेक्ट्रॉन। बस खेल खत्म, राइट। अब इसको कनेक्ट करने की हम लोग कोशिश करते हैं और कैसे किया जाए तो हम कुछ और डिब्बा डिब्बा यहां पर खेलने वाले हैं। ठीक है, देखो यहां पर एक डिब्बा बनाएंगे, यहां पर एक डिब्बा बनाएंगे। आप जानते हो कि एक जो डिब्बा है वो बॉन्डिंग के लिए है और दूसरा वाला जो है वो एंटी बॉन्डिंग के लिए है। यार इसको थोड़ा सा ऊपर अपने को बनाना पड़ेगा क्योंकि जगह अपने पास वाकई में थोड़ी कम तो है, राइट। तो ठीक है, कोई कंफ्यूजन यदि होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और यहां पर डिब्बा कैसे बनाएंगे, तो इधर पे तो 2 डिब्बे रहेंगे ऐसे, यहां पर एक डिब्बा रहेगा और इधर पे नीचे की तरफ एक बॉक्स रहेगा और यहां पर जो है 2 ऑर्बिटल्स रहेंगे। रुको, ये लो, ये लो और ये लो, खेल खत्म। और हम एरोज बना देते हैं जल्दी से, है ना। चलो कुछ नहीं है, जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहे हैं ये परमाणु के कक्षक हैं और जो आपको लाल कलर के डिब्बों में दिख रहे हैं, ये वाले लाल कलर के डिब्बों में जो भी आपको दिख रहे हैं ये किसके कक्षक हैं, तो भैया आपके अणु के कक्षक हैं। खेल खत्म, यही वाली बात है। चलो हमने कनेक्ट कर दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, आ गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, एक इधर से आ गया। तो भैया नीचे वाला आपका होगा बॉन्डिंग, ऊपर वाला जो है वो होगा आपका एंटी बॉन्डिंग। उसी तरीके से नीचे वाला बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, ऐसा एक आया, फिर एक आया, फिर एक आया, फिर सिंगल, जैसा अपन ने परमाणु के लिए कक्षकों में फिल किया था बस वैसे ही अपन फिल करने वाले हैं। राइट बोलो, यस सर, बस खत्म बात। अब सवाल पैदा होता है कि इन सब के नामकरण अपने को करने हैं, तो वो भी हम कर लेंगे। ध्यान से देखो, अब भैया ये बताओ मुझे कि ये क्या होगा, ये जो होगा ये क्या होगा, बॉन्डिंग होगा। और S और S हमेशा सिग्मा बनाते हैं, तो हम इसको बोलेंगे सिग्मा 1s2। और ऊपर वाला जो है वो भी आपका सिग्मा ही होगा और एंटी बॉन्डिंग है इसलिए स्टार होगा, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s2। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। इसको कहां पर बनाए, तो भाई बाजू में बनाएंगे, जगह की लिटरली कमी पड़ रही है अपने को, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा 2s2। और इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s2। ठीक, तो आप प्लीज हाई क्वालिटी पर इस वीडियो को देखिएगा और इस पर्टिकुलर चार्ट को क्या करना, स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा जूम करके अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। हालांकि आपकी किताबों में ये चीज ऑलरेडी अवेलेबल है। चलो, तो ये बना दिया हमने, इस तरीके से खेल खत्म। अब ये जो सिंगल वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा 2pz2। क्या बोलेंगे, सिग्मा 2pz2। और इसको हम बोलेंगे पाई। देखो एक साथ पाई बॉन्ड में ही हो सकता है ऐसा कि 2 ऑर्बिटल जो है, 2 कक्षक जो है उसका ऊर्जा कैसी है, एक समान है, ऐसा पाई में ही हो सकता है। सिग्मा में ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो जब 2 एक साथ होंगे तो आप उसको पाई बोलोगे। तो ये हो जाएगा, थोड़ा और पीछे लिखते हैं हम, ठीक है, जगह थोड़ी कम है,
कि भैया पाई 2, ठीक है, px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। और बराबर क्यों लगा है? क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों ऑर्बिटल्स में जो एनर्जी है वो कैसी है? एक समान है। ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो ऊपर वाले का क्या क्या हो जाएगा वो भी हम देख लेते हैं, देख लो। ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा, देखो ये वाले जो दोनों दिख रहे होंगे आपको, ये कैसे हैं भैया? बॉन्डिंग है, तो इनमें तो स्टार नहीं आएगा। बात समझ में आई? ये कैसे हैं? बॉन्डिंग है, तो इनमें स्टार नहीं आने वाला। ऊपर वाले कैसे हैं? एंटी बॉन्डिंग है, इनमें क्या आएगा? स्टार आएगा। दो एक साथ होंगे तो पाई भी आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई 2px2 और यहां पर स्टार, तो स्टार अपन दूसरे रंग से लगा देते हैं, रुको। और पाई 2py2 और स्टार लगाना है, रुको, स्टार अपने पास है, स्टार है अपने पास। तो ये बना दिए भाई हमने स्टार, और ऊपर भी हम बनाएंगे स्टार पर सिग्मा स्टार 2pz2। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो नीचे से किस तरफ बढ़ रहा है? ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कि हमें यहां से लिखना है और वहां तक खत्म करना है। तो चलो इसको हम जल्दी से क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा भैया। इस वाले डिब्बे में हम बढ़ते हुए क्रम में क्या लिखने वाले हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम सोच रहे हैं कि हम यहीं पर फिट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कैसा हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। राइट, सबसे पहले कौन? सिग्मा 1s2। इसके बाद कौन आएगा? इसी का एंटी बॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। राइट, क्योंकि दोनों ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। और ये होगा किसी अणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। याद रहे, यदि सिग्मा पाई लगा हुआ है तो अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सिग्मा और पाई नहीं लगा हुआ है तो वो किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमें कौन मिलेगा? सिग्मा 2s2। वैसे ही रहेगा 1s2 2s2, बट सिग्मा आ जाएगा और पाई आ जाएगा। फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s2। फिर कौन आएगा? सिग्मा 2p2, सिग्मा 2pz2। आप जानते हो कि जो p होता है उसके जो तीनों कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, हम उसको xyz के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद कौन आएगा? ऊपर वाले, तो हम लिखेंगे पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। और आगे इस कहानी को लेकर जाएंगे, हम एंटी बॉन्डिंग वाले बनाएंगे। तो हम बोलेंगे पाई, यहां पर अपन एक कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। पाई स्टार 2p, ये वाला था, 2px2 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py2। और सबसे ऊपर क्या होगा आपका? तो भैया सिग्मा स्टार, ठीक है, 2pz2। सिंगल यदि है तो सिग्मा, दो एक साथ यदि कक्षक आपके दिख रहे हैं, राइट, तो वो हो जाएगा पाई। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती जाएगी। उसके ऊपर फिर 3s आ जाएगा, फिर 3p आ जाएगा, तो यहां तक कहानी बढ़ती जाएगी। पर याद रखिए ये किस प्रकार के अणुओं के लिए है? तो भैया ये आपके ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन नहीं बनाता है। इनके यदि नियॉन बनाता तो इस प्रकार के जो अणु हैं उनके लिए हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऑप्ट करते हैं। इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लो। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चलो तो याद रहे, ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है वो परमाणुओं के लिए लिखा हुआ है, और लाल कलर के डिब्बों में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये किसके लिए है? अणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसको अपन यहां पर बढ़िया तरीके से बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या है? तो ये है आपका अणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिख देते हैं, ठीक है। अणु के लिए कौन सी चीज है? तो भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक
और यहां पर आ जाएगा विन्यास। तो अणुओं के लिए क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तगड़े तरीके से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो राइट अब आप मुझे बताओ, ये चीज जो आपने यहां पर नोट करी है, स्क्रीनशॉट लेकर इसको इससे क्रॉस चेक करो, क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। देखो लास्ट में हमारा भी सिग्मा स्टार 2p z आ रहा है, राइट, 2p z2 आ रहा है, और यहां पर भी वैसा ही आ रहा है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो ये चीज हम यहां पर बना चुके हैं। और ये किन के लिए था? तो ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे जो अणु होते हैं उनके लिए था। हम इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है Li2 Be2 B2 या कार्बन नाइट्रोजन के यदि होंगे तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होगा। घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस तरीके से होगा। इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो कर लिया। अब क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो हम एग्जाम्पल जो है वो अगली वाली क्लास में करेंगे। पर उस क्लास से पहले हमें कौन सी चीज पता होनी चाहिए वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। राइट बोलो यस सर। चलो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आणविक व्यवहार। तो पहली बात ये कि विभिन्न आणविक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक का वितरण जो होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। बिल्कुल सही बात है। पहले ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये। तो किस तरीके से भरेगा उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। और एक हम यहां पर ये भरेगा, फिर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ऐसा, उसके बाद यहां पर ऐसा, उसके बाद यहां पर ऐसा, उसके बाद यहां पर ऐसा। तो इस तरीके से जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आणविक कक्षा जो होगी उसमें क्या होते जाएंगे, फिल होते जाएंगे। इंटरेस्टिंग ये कहानी है, राइट। नोट किया जाए। हरी अप। चलो और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं, ऐसा हम पहले से जानते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसा परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वैसा ही हम मॉलिक्यूल्स यानी कि जो अणु होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फिल करते हैं। अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अणु के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ध्यान से देखिएगा, अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अणु के बारे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और कौन सी है वो देखिए। अणुओं का स्थायित्व। अणुओं का स्थायित्व, इसका मतलब यह हुआ कि यदि, अब देखो, जब मैं यहां पर Nb लिखूंगा तो आप क्या लिखोगे? N बोले तो कक्षक, N बोले तो क्या, कक्षक। बात समझ में आ रही है? B बोले तो क्या, बॉन्डिंग। और कहीं पर लिखा हुआ है Na, बात समझ में आई? कहीं पर यदि लिखा हुआ है Na तो N यानी तो कक्षक ही होगा, पर A का मतलब क्या होगा भैया, Nt, बॉन्डिंग। तो A मतलब क्या होगा यहां पर, एंटी बॉन्डिंग। बात समझ में आई? तो आप जानते हो कि जो बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी लेवल कम होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। वहीं के वहीं यदि आप एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो एनर्जी लेवल ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। तो इन्होंने क्या कहा है, यदि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यदि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और एंटी बॉन्डिंग में कम होंगे तो ये स्थायी होगा, जैसे कि H2। यदि आपका एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होंगे और बॉन्डिंग में कम होंगे तो ये स्थायी नहीं होगा। ऐसा कोई उदाहरण होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भैया पहले आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा फिर आपका एंटी बॉन्डिंग बढ़ेगा। बात समझ में आई? नोट करो। चलो हरी अप। ठीक, एक और इंफॉर्मेशन दिमाग में फिट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, इसके बाद हम क्या बता सकते हैं, आबंध कोटि। अच्छा एक मिनट रुको, इसमें एक पॉइंट और है। क्या हो यदि Na, क्या हो यदि आपका Na बराबर Nb हो। क्या हो यदि Na बराबर Nb हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका जो अणु है वो कैसा होगा, अस्थायी होगा। आप बोलोगे सर उदाहरण? बिल्कुल उदाहरण, एक बढ़िया वाला एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि भैया कैसे होगा। तो ध्यान से देखो, ये रहा वो। इसीलिए He2 जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बनता ही नहीं है, क्योंकि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से आप देखिएगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसके पास एंटी बॉन्डिंग में है।
तो यहां पर जो सिनारियो है वो ये है कि यहां पर एन एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू व्हाट, एट बॉन्डिंग। बात समझ में आई। और ये एक ऐसी एबीसीडी है केमिस्ट्री की जहां पर बी पहले आता है, राइट, और ए जो है वो बाद में आता है। बी बोले तो बॉन्डिंग और ए बोले तो एंटी बॉन्डिंग। बात समझ में आ रही बोलो यस सर। तो दोनों ही यदि बराबर होंगे तो ये अणु आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये पाया नहीं जाएगा। इसीलिए आपने कहीं पर भी He2 अणु जो है वो नहीं देखा होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं ना, आ जाओ। तो कैसा होगा, अस्थायी होगा या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये अपने दिमाग में फिट कर लिया। ठीक है, हम एक दो चीजें और दिमाग में फिट करते हैं, जैसे कि आबंध कोटि यानी कि बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है भैया, आबंधों की संख्या। खत्म बात। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आबंधों की संख्या की बात कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, आबंधों की संख्या की। ठीक है, तो जितने आबंध बनेंगे उनको हम बोलेंगे आबंध कोटि। साथ में हम बात करेंगे किसकी, आबंध की प्रकृति की। आबंध कोटि किसी अणु में उपस्थित सहसंयोजी आबंध की क्या होती है, संख्या होती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, राइट। यदि आबंध कोटि 1 2 3 है, बॉन्ड ऑर्डर यदि 1 2 3 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या फिर बनेगा कैसा आपका ट्रिपल बॉन्ड, जिसको आप लोग त्रिआबंध भी बोलते हो। तो एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध जो है वो तब बनेगा जब आबंध कोटि 1 2 और कैसी होगी आपकी, 3 होगी। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में नोट किया जाए। हरी अप। पक्का, ठीक। चलो कुछ और पॉइंट्स को दिमाग में फिट करते हैं। बॉन्ड की लंबाई, आबंध की लंबाई। भैया सीधी सी बात है, एक बात बताओ, यदि हम दो क्या लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि हम दो जो है, ध्यान से देखो, रुको रुको रुको, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक तो है पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपन भी पूरा पढ़कर ही मानेंगे भैया। दो बना देते हैं। कुछ पता चला, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, जिसमें आबंधों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, राइट, उसकी आबंध कोटि भी कैसी होगी, तो लंबाई कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे ये वाला ए दूसरे वाले ए को, ये वाला एटम दूसरे वाले एटम को 3 बॉन्ड से अपनी तरफ खींच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के होने से लेंथ कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेंथ जो है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के होने से लेंथ कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितने बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे उनकी लंबाई जो है वो उतनी ही कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस एग्जाम्पल से आप समझ लो वही चीज लिखी हुई है कि जैसे जैसे आबंध कोटि बढ़ती है वैसे वैसे आबंध लंबाई जो है वो घटती है। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो होगा आबंध लंबाई के साथ में कैसा होगा भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ गई, नोट करो बढ़िया से। इसके बारे में हम बात करेंगे चुंबकीय स्वभाव के बारे में कि किसी अणु के सभी आणविक कक्षक यदि द्विपूरित युग्मित होते हैं तो क्या होगा, डाईमैग्नेटिक होगा। डाईमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होने वाला नहीं है, उससे दूर रहने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है, तो कैसा होगा आपका, डाईमैग्नेटिक। क्लियर, बोलो यस सर। ठीक, चलो। और यदि नहीं है तो, यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे अणु जो है वो आपके क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। और पैरामैग्नेटिक को हम बोलते हैं अनुचुंबकीय, राइट, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। बात समझ में आ गई, बोलिए यस सर। तो ये सारे पैरामीटर्स थे जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ये वो सारे पैरामीटर्स थे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कहानी बिल्कुल आपके सामने है, ध्यान से इसको आप देख लीजिए। ये वो तरीका है जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, बोलिए यस सर। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ बेसिक चीजें बनाई हैं। अभी हम वो उदाहरण देखेंगे जिनके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, और वो आपको मिलेगा कहां पर भैया, अगली वाली कक्षा में। और वो आपको मिलेगी आपके फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है, यदि आप हिंदी माध्यम विद्यार्थी हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे इसको, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे, इंग्लिश मीडियम के लिए मैग्नेट ब्रेन्स पेपर। दोनों के लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा
मैग्नेट ब्रेन्स। और जब आप मैग्नेट ब्रेन सर्च करोगे, क्लिक करोगे, एक ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जो कि अपने आप में ही एक मिनी गूगल है, जहां पर आपको सीबीएसई एनसीईआरटी के लिए मिलती हैं नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी क्लासेस के लिए, सभी विषय के लिए। साथ में एनटीएससी, ओलंपियाड्स, यूईटी और स्पोकन इंग्लिश जैसी चीजें भी मिलती हैं आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि हम बात करें हिंदी मीडियम की तो एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, ये सारी कक्षाएं कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक सभी विषयों के लिए मिलती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट के साथ में आपको इस प्लेटफॉर्म पे। एज वेल एज एक और इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि आप बुक्स और ई बुक्स को भी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है वहां से एक्सेस कर सकते हो। कितनी मजेदार ये कहानी है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज की क्लास में आपको जो भी डाउट होगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, अपन उसको उधर पर ही घुस कर डाउट को निपटाएंगे बढ़िया तरीके से। बात समझ में आई? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।